हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसका फर्स्ट पार्ट है ये। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसका कुछ पार्ट देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है अलग से समझने के लिए। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड। तो पहले के चैप्टर्स में हमने ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हो गया था इंडिया में, किस तरीके से उसने अफेक्ट किया था राजास को, नवाब्स को, पीजेंट्स को, ट्राइबल्स को। ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। इस चैप्टर्स में हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, किस पर, स्टूडेंट्स की लाइफ पर। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की लाइफ पर, यानी कि उनकी पढ़ाई लिखाई पर किस तरीके से ब्रिटिश रूल ने असर डाला, ब्रिटिश लोगों ने कैसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे कि उनकी स्टडीज़ अफेक्ट हुई और किस तरह से उनकी स्टडीज़ आगे बढ़ी। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज़। आपको पता है कि ब्रिटिश लोग जब यहाँ आए थे स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने की भी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ऐसा करके ही वो यहाँ के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। तो टेरिटरीज़ पे भी वो कब्ज़ा करने लग गए। तो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट करने ही नहीं आए थे वो, ना कि वो सिर्फ रिवेन्यूज़ पे कंट्रोल करने आए थे। अब उनका जो एम था वो बढ़ता जा रहा था। अब उन्होंने ये फील करा कि उनका एक कल्चरल मिशन भी है, यानी कि वो अपने कल्चर को हमारे इंडिया के कल्चर में से रिप्लेस कर देना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ के लोग भी हम लोगों के जैसे ही कल्चर को फॉलो करने लग जाएं और हम उनका कल्चर पूरी दुनिया में फैले। तो उनकी नज़र में ये उस कल्चर को फैलाना, यहाँ के नेटिव्स को सिविलाइज करना था। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि यहाँ के असभ्य लोग हैं, हमारे इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको सभ्यता नहीं पता, और वो हम लोगों को सभ्य बनाएंगे अपने कल्चर को फैलाकर, ठीक है। और हमारे कस्टम्स को, रीति रिवाजों को, वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। तो ऐसे कौन से चेंजेस थे जो उन्होंने ये सब करने के लिए किए, और इंडियंस को कैसे एजुकेट किया, मतलब उनकी नज़र में सिविलाइज किया, और मेड इनटू व्हाट ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट्स। और ऐसा करके उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी नज़र में जो इंडियंस हैं वो अच्छे सब्जेक्ट्स, यानी एक अच्छी प्रजा बन सके। तो ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स। तो ऐसा तो है नहीं कि इसका उन्हें एकदम से पता था कि ये उन्हें कैसे करना है। उनके जो सवाल थे कि कैसे करना है उन लोगों को एजुकेट, कैसे करना है इंडियंस को, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन कई दशकों तक इसके बारे में वो डिबेट्स चलती रहीं। अब इसका पहला टॉपिक है हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। ब्रिटिश लोगों ने एजुकेशन को किस रूप में देखा। लेट्स लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड। क्या उन्होंने सोचा, क्या उन्होंने किया, और किस तरह के जो आइडियाज़ थे एजुकेशन के दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड, जो आज हम लोगों की एजुकेशन सिस्टम में हैं ऑलरेडी, लेकिन हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है कि ये तो शुरू से ही रहे होंगे, ठीक है। हम उनके बारे में इतना डीपली सोचते नहीं हैं कि कैसे इवॉल्व हुए होंगे, लेकिन वो पिछले 200 सालों में जाके इवॉल्व हुए थे। इस प्रोसेस में, ये सब जानने के प्रोसेस में, अब हम ये भी देखेंगे कि इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया ब्रिटिश के आइडियाज़ को, एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यूज़, और फिर बाद में उनके अपने व्यूज़ किस तरीके से बने, और कि इंडियंस को एजुकेट कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। शुरू शुरू में डिबेट्स चलती रही। थोड़े ब्रिटिश भी कंफ्यूज थे, उन्होंने नई नई तरीके की एजुकेशन सिस्टम्स अप्लाई करने की कोशिश की। फिर एक ट्रायल एंड एरर तरीके का एक मेथड्स उनके चले, उनको लगा कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कुछ और लोग आए जिनको दूसरे तरीके के मेथड्स ठीक लगे, फिर उन्होंने वो भी अप्लाई किए। तो फाइनली जो हमारा आज एजुकेशन सिस्टम है उन सब का, और बाद में जो हमारे नेशनलिस्ट लोग थे, जो हमारे अपने इंडियंस थे, उनकी भी सोच की मिला जुला परिणाम है जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम पहला एक ट्रेडिशन जो एजुकेशन का है उसके बारे में समझेंगे, दैट इज़ द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ये ओरिएंटलिज्म का क्या मतलब है, ठीक है। तो 1783 में जो पर्सन हैं जिनका नाम था विलियम जोन्स, वो कैलकाटा आए। उनकी अपॉइंटमेंट थी एक जूनियर जज के साथ सुप्रीम कोर्ट में, जो कि कंपनी ने सेटअप किया था। आपको पता है कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया था कंपनी ने, और इसके साथ ही वो एक्सपर्ट थे लॉ में। तो जोन्स एक लिंग्विस्ट भी थे। लिंग्विस्ट किसके बोलते हैं, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया है, इसको भी आप साथ में समझते चलेंगे कि ऐसा इंसान जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस की स्टडी करता है और उनको जानता है। उन्होंने क्या किया था, ग्रीक पढ़ी हुई थी, लैटिन पढ़ी हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, एंड न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश ये भी जानते थे। और उन्होंने पिकअप किए थे कुछ अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड एंड हैड ऑल्सो लर्न पर्शियन। और कैलकाटा में उन्होंने क्या किया, काफ़ी घंटे बिताए एक दिन में पंडितों के साथ, जो कि पंडितों ने उन्हें क्या सिखाया, कुछ संस्कृत लैंग्वेज में कुछ श्लोक वगैरह उनको समझाए और ग्रामर समझाई, ठीक है।
पोइट्री बताई। धीरे धीरे जल्दी ही क्या हुआ, इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ने लग गए वो। लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन और अदर साइंसेस जो इंडिया की पहले से ही थी उनको उन्होंने पढ़ा। जोन्स ने क्या डिस्कवर किया कि उनका जो इंटरेस्ट है, दैट हिज इंटरेस्ट वॉज शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कैलकाटा एट द टाइम। मतलब उस टाइम पे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी ऐसा कर रहे थे जैसा कि उन्होंने किया, यानी कि इंडियन कल्चर को पढ़ रहे थे। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथनियल हॉलहेड, वो भी बिजी थे किस काम में, इस इंडियन एंशिएंट हेरिटेज को डिस्कवर करने में और इंडियन लैंग्वेजेस में मास्टरिंग करने के लिए और संस्कृत को ट्रांसलेट करने के लिए और पर्शियन वर्क को किसमें, इंग्लिश में, जिससे कि इंग्लिशमैन या इंग्लिश ऑफिशियल्स उनको समझ सकें। दोनों ने मिलकर क्या किया, जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित की। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने एस्टैब्लिश की, दैट इज़ विलियम जोन्स ने। और उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट की जिसको एशियाटिक रिसर्चेस के नाम से जाना गया। ठीक है, ये आपको समझना है ध्यान से। ये देखिए, ये एक स्टैचू है, दैट इज़ हेनरी थॉमस कोलब्रुक का है। वो क्या थे, एक स्कॉलर थे संस्कृत के और एंशिएंट सैक्रेड राइटिंग्स की जो हिंदुइज्म पर लिखी गई थी। ठीक है, जोन्स और कोलब्रुक वो क्या उन्होंने एक पर्टिकुलर एटीट्यूड्स इंडिया की तरफ दिखाया। उन्होंने क्या किया, एक डीप रिस्पेक्ट शो की इंडियन कल्चर के बारे में। मतलब वो ऐसे ही नहीं कि इंडिया के लिए ही रिस्पेक्ट शो करते थे, वो वेस्ट के लिए भी करते थे, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ के कल्चर के लिए भी रिस्पेक्ट थी उनके मन में। इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में वो ये फील करते थे कि उन्होंने ग्लोरी अटेन की थी एंशिएंट पास्ट से, यानी कि वो बहुत अच्छा उनका रिच कल्चर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, और इंडिया को समझने के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो इंडिया के जो प्राचीन लीगल और सेक्रेड टेक्स्ट हैं, यानी कि उनको जो कि एंशिएंट पीरियड में बनाए गए थे उनको पढ़ें। ठीक है, और फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज़, क्योंकि वो टेक्स्ट ही से ही उन्हें पता चल सकता था कि रियल आइडियाज़ और लॉज क्या हैं हिंदुइज्म के और मुस्लिम्स के। ठीक है, तभी तो वो उनके लॉज को, उनके कल्चर को समझेंगे, तभी हम उनको अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएंगे। एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। और इन कल्चर्स का, इन टेक्स्ट का अगर हम दोबारा से स्टडी करेंगे तो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम उन लोगों के, जो लोग पहले से यहाँ रहते आए हैं और जो पहले से जो कस्टम्स को फॉलो करते आए हैं, हम उनको ईजिली समझ पाएंगे और उनको भी समझने में हमें हेल्प मिलेगी और वो हमें कोऑपरेट भी करेंगे। इसलिए जोन्स और कोलब्रुक क्या किया उन्होंने, वो डिस्कवर करते रहे एंशिएंट टेक्स्ट को और उनका मीनिंग समझते रहे, उनको ट्रांसलेट करते रहे और अपनी जो उनको पता लगता रहा साथ ही साथ वो लोगों को बताते भी रहे। इस प्रोजेक्ट में उनको लगा कि वुड नॉट ओनली हेल्प इस प्रोजेक्ट से उनको लगा कि ब्रिटिश को इंडियन कल्चर को ना ही सिर्फ समझने में हेल्प मिलेगी, बल्कि इससे इंडियंस को भी अपने ही हेरिटेज को रीडिस्कवर करने में हेल्प मिलेगी, जो कि वो भूल चुके हैं अपने ही एंशिएंट पास्ट को, जो कि बहुत रिच था। और वो समझ जाएंगे कि उनकी पास्ट की ग्लोरीज क्या थी और इस प्रोसेस में ब्रिटिश क्या होंगे, एक तरीके से इंडियन कल्चर के गार्जियंस के रूप में और उनके मास्टर्स के रूप में भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस होते हुए कुछ कंपनी के ऑफिशियल्स ने आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश को इंडियन लर्निंग को ही प्रमोट करना चाहिए, वेस्टर्न लर्निंग को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। ठीक है, जैसे आज हम इंग्लिश पढ़ते हैं और हम वेस्टर्न चीज़ों को भी, सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त इस ओरिएंटलिज्म वाले जो सोच के जो ऑफिशियल्स थे, जो लोग थे, उन्होंने क्या, ब्रिटिश थे, उन लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पर इंडियन कल्चर की ही चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। उनको ऐसा लगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस तरीके से सेटअप करने चाहिए जिससे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को की स्टडी को एनकरेज करें, संस्कृत पढ़ाई जाए, वहाँ पे पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री पढ़ाई जाए। और ऑफिशियल्स ने ये भी सोचा कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स को पढ़ाया जाना चाहिए वही चीज़ें जिससे कि वो पहले से ही परिचित हैं। ठीक है, और जिसको वो पहले से ही वैल्यू करते हैं, जो पहले से ही उनके लिए खजाने के रूप में हैं ऑलरेडी, और ना कि वो सब्जेक्ट जो कि उनके लिए एक तरीके से बाहर के सब्जेक्ट हैं, विदेशी सब्जेक्ट हैं। और ऐसा करने पर ही उनको ऐसा लगा कि ऐसा करने पर ही ब्रिटिश लोग यहाँ के रहने वाले निवासियों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, और तभी जो हम विदेशी रूलर्स यानी कि ब्रिटिश रूलर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी प्रजा से सम्मान पाएंगे। ठीक है, तो ये ओरिएंटलिस्ट जो ऑफिशियल्स थे उनकी ये सोच थी उस टाइम। और इस उद्देश्य के लिए
मदरसा सेटअप किया गया कलकत्ता में 1781 में, जिससे कि अरेबिक और पर्शियन और इस्लामिक लॉ की स्टडी वहाँ पर हो सके। और हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में, जो कि एंशंट संस्कृत टेक्स्ट को की स्टडी को एनकरेज करेगा और इस तरीके से वहाँ की अपनी इंडिया की कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्पफुल होगा। ठीक है, मदरसा किसे बोलते हैं? एक अरेबिक वर्ड है, एक ऐसी प्लेस को लर्निंग को, एक तरीके से स्कूल जिसे कह सकते हैं हम, किसी भी टाइप का स्कूल या कॉलेज, उसको हम मदरसा बोलते हैं इन अरेबिक। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हमने ये समझा कि जो इंडिया में स्टडीज़ ब्रिटिश के द्वारा जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा था, स्टार्टिंग में उनको पता नहीं था। उन लोगों ने थोड़ी सी डिस्कवरीज़ की इंडिया के एंशंट टेक्स्ट के बारे में, जो हिंदू मुसलमान यहाँ रहते थे उनके प्राचीन जो टेक्स्ट उनको मिले उसके बारे में उन्होंने स्टडी की, कल्चर की स्टडी की। और उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप निकल के आया ऑफिशियल्स का, जो कि इस बात पे एम्फेसाइज करता था कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो इंडिया के ही कल्चर का होना चाहिए, मतलब पढ़ाई उसी चीज़ की होनी चाहिए जो ऑलरेडी वहाँ पर थी, ना कि वो चीज़ जो कि ब्रिटिश लोग अपने देश से यहाँ लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक व्यू हो गया। इस वीडियो में हमने इस व्यू के बारे में जाना। अब अगली वीडियो में हम नेक्स्ट व्यू के बारे में जानेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।